और अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की 3 किरदारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि इस युद्ध से जुड़े वो 3 अपडेट आपको बताएंगे जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पहला किरदार उन नेताओं का जिन्होंने किस तरह से इस पूरी तस्वीर को यहां पर बदला हुआ है, और कितने किरदार हैं उसके बारे में भी हम अब आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 66 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। इस युद्ध में फिलहाल रूसी सेना के 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 2 महीने और 6 दिन पहले शुरू हुए इस युद्ध को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया और कहा कि वो यूक्रेन को नाजी सरकार से मुक्त कराना चाहते हैं। पुतिन ने कभी भी इसे ऑल आउट वॉर यानी युद्ध का नाम नहीं दिया। लेकिन अब पुतिन और उनके सैन्य अधिकारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और पुतिन इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2 लाख सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं तो फिर इस युद्ध में रूस के 30 लाख सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2 लाख सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1.5 लाख नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं। और रूस की वायुसेना भी करीब 3,500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है। सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने 3रे महीने में पहुंच चुका है, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था कि वो 2 से 3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें।
ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्जियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियुपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसॉन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है। यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है, तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं। खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेत्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लगती है। नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9 से 10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей. लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। तो जंग का मैदान कई कहानियों का साक्षी होता है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी यूक्रेन की सेना के उस जंगबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तब तब रूस की ताकतवर सेना के सिपाही आसमान में हाहाकार को मजबूर हो गए और दावा किया जाता है कि यूक्रेन के इस योद्धा ने अपनी शहादत से पहले रूस के 1-2 नहीं बल्कि 40 लड़ाकू विमानों को धूल में मिला दिया। दुनिया आज यूक्रेन के इस महान योद्धा को घोस्ट ऑफ कीव के नाम से जानती है। आइए आपको दिखाते हैं रूस को ललकारने वाले, रूस को झकाने वाले घोस्ट ऑफ कीव की ये कहानी।
जिसने रूस को सबसे बड़ा सदमा दिया। जिसने रूस के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। जिसने जल्लाद ब्रिगेड को करारा जवाब दिया। जिसने पुतिन की रातों की नींद हवा कर दी। यूक्रेन की सेना के उस जंगबाज की है जिसने आसमान में जब जब उड़ान भरी तब यूक्रेन के लिए युद्ध की तस्वीर बदल दी। ये कहानी उस जाबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तब रूसी सेना को पानी मांगना पड़ा। घोस्ट ऑफ कीव यूक्रेन का एक सच्चा वीर योद्धा। यूक्रेन के आसमान का सबसे बड़ा लड़ाका। रूसी विमानों का काल था घोस्ट ऑफ कीव। घोस्ट ऑफ कीव ये नाम आज पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। कहा जाता है कि यूक्रेन के आसमान पर घोस्ट ऑफ कीव के होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन 13 मार्च को रूस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। युद्ध के दौरान रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हमले में घोस्ट ऑफ कीव का विमान ध्वस्त हो गया। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन के आसमान का ये सबसे बड़ा लड़ाका यानी घोस्ट ऑफ कीव आखिर था कौन। 29 साल के यूक्रेनी वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन तारावल्का को घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी गई। 29 साल की उम्र में मेजर स्टीफन तारावल्का ने जो वीरता दिखाई उससे खुश होकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी। जब युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि रूस की वायुसेना के सामने रूस की सेना बहुत जल्दी घुटने टेक देगी, लेकिन यूक्रेन के इस 29 साल के लड़ाके ने मानो कुछ और ही ठान रखा था। रूस ने कीव से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। रूस ने कीव से 130 किलोमीटर दूर स्थित चेर्नोबिल पर भी फतह हासिल कर ली थी। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा ताकत और ज्यादा तकनीक थी। यूक्रेन की हवाई सीमाबंदी खत्म करने के बाद रूस के कदम कीव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि घोस्ट ऑफ कीव उनके सामने आ गए। सोशल मीडिया पर चली खबरों के मुताबिक घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के 6 फाइटर जेट्स को युद्ध के पहले ही दिन मार गिराया, जिसमें रूस के 2 सुखोई 35, 1 सुखोई 27, 1 मिग 29 और 2 सुखोई 25S फाइटर जेट्स शामिल थे। मिग 29 फाइटर जेट पर सवार यूक्रेनी वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन तारावल्का ने अकेले दम पर रूसी वायु सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी इस बात की नहीं है कि घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के कुल कितने विमान तबाह किए, लेकिन दावों के मुताबिक मेजर स्टीफन तारावल्का ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तक रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। यूक्रेन के पश्चिम में कोरोलिवका गांव के एक मजदूर परिवार में जन्मे इस लड़के के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि महज 29 साल की उम्र में ये वीर गति को प्राप्त हो जाएगा।
MiG-29 से ही घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के आधुनिक तकनीक से लैस कई विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के आसमान में भले ही अब घोस्ट ऑफ कीव के विमान के गरजने की आवाज ना आए, लेकिन यूक्रेन के इतिहास में यह नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। अमेरिकी जासूसों के जाल में फंसा रूस। CIA के चक्रव्यूह में पुतिन की सेना। यूक्रेन की मदद के लिए गहरी चाल। जो रूस अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी से यूक्रेन में कयामत लाना चाहता है, जो रूस किसी भी कीमत पर ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों के बल लाना चाहता है, वो रूस आखिर क्यों अब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ? क्यों रूस के हर दांव की काट यूक्रेन निकाल पा रहा है? ये सवाल जितने रूस को हैरान कर रहे हैं, उतने ही उन लोगों को जिन्हें लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को रूस आसानी से जीत लेगा। इसी रहस्य के बीच ये सवाल भी रूस के लिए पहेली बने हुए हैं कि आखिर कैसे यूक्रेन ने रूस के 8 जनरल मार गिराए, कैसे यूक्रेन ने 36 कर्नलों को मौत की नींद सुला दिया, कैसे यूक्रेन रूस के 300 अधिकारियों को मारने में सफल रहा। इस पहेली में, इस रहस्य में सिर्फ और सिर्फ एक जवाब छिपा है, और वो है अमेरिका। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी यूक्रेन की कदम कदम पर मदद कर रही है। CIA के जासूसों की एक टोली हर पल रूस की रणनीतियों की निगरानी कर रही है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक CIA के जासूसों ने रूस को सबक सिखाने के लिए एक खास तरह की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को उन जगहों और समय की जानकारी मुहैया कराई जहां रूसी सेना हमला करने वाली थी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक शुरुआत से ही हम यूक्रेन के साथ रणनीतिक और कार्रवाई करने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। ये रणनीतिक और योजनापूर्ण दोनों तरह से असरदार रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि इससे एक बड़ा फर्क आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद देने के लिए एक खास तरह की रणनीति पर काम किया है। इस रणनीति के तहत सारी जानकारियों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साझा किया जाता था। बताया जाता था कि रूसी सेना की यूनिट कहां सक्रिय है, रूस ने कहां कौन से हथियारों को मोर्चे पर लगा रखा है। ये जानकारी भी साझा की जाती थी। इसके अलावा CIA के जासूस ये भी बता देते थे कि रूस कैसे और कहां हमला करने वाला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार आगाह किया गया ताकि यूक्रेन की सेना सही वक्त पर सही लक्ष्य पर निशाना साध सके। साथ ही CIA यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षा घेरा भी तैयार कर रही है। इससे पहले काला सागर में रूस के तबाह हो चुके युद्धपोत मॉस्को के बारे में भी यही जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका ने पहले जंगी जहाज की लोकेशन यूक्रेन तक भेजी। उसके बाद यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों ने युद्धपोत पर हमला बोल दिया। दावा किया जाता है कि अमेरिका की ये जासूसी रूस को इतनी भारी पड़ी कि मॉस्को के डूबने के कई दिनों तक रूस सच्चाई को कबूल नहीं कर सका। और यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए व्लादिमीर पुतिन की सेना नए नए पैंतरे अपना रही है। हालात हालांकि बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन पुतिन कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ रहा है जिससे यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो।
इसी कड़ी में अब जो खबर सामने आई है वो किसी की भी होश फाख्ता कर सकती है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई कि रूस ने अपने नेवल बेस की हिफाजत के लिए काला सागर में डॉल्फिन मछलियों की तैनाती की है। इस सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए किया है। द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ डॉल्फिन्स को रूस के सेवास्तोपोल हार्बर के पास देखा गया है। सेवास्तोपोल हार्बर क्राइमिया पेनिनसुला के दक्षिणी छोर पर है, जिस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। यूएसएनआई के सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस के मुताबिक फरवरी में यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत में रूस ने अपने नेवल बेस पर इन डॉल्फिन्स की 2 बटालियंस को शिफ्ट किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये डॉल्फिन्स इस हार्बर के एंट्री पॉइंट की निगरानी करती है। इस एंट्री पॉइंट से कोई भी जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत रूस में प्रवेश कर सकता है। साथ ही यहाँ रूस की परमाणु पनडुब्बियां और जंगी जहाज हर पल तैनात रहते हैं, जिस वजह से डॉल्फिन्स की तैनाती और भी जरूरी हो जाती है। ये डॉल्फिन समुद्र में मौजूद किसी दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी के साउंड सिग्नल्स की पहचान कर सकती हैं, और ऐसा होते ही ये डॉल्फिन्स अपनी हरकतों के जरिए नेवल मिलिट्री कमांड को संदेश भेजने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी साजिश है जिसे रूस इन डॉल्फिन्स के जरिए अंजाम देना चाहता है। डॉल्फिन युद्ध में किस तरह से रूस की मदद कर सकती है, ये समझने के लिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जलीय जीवों में डॉल्फिन को बहुत समझदार माना जाता है। ये ट्रेंड होने के बाद इंसानों के इशारों को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। खास बात यह है कि ये पानी के अंदर दुश्मन टारगेट के साउंड और रेंज को पहचान सकती हैं। रूसी सेना ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से डॉल्फिन की हरकतें सिग्नल में बदल जाती हैं और सेना को दुश्मनों की साजिश का पता चल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नौसेना ने सेवास्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर इन डॉल्फिन्स को तैनात किया है। इस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के अभियानों के लिए डॉल्फिन्स को तैनात किया गया है। रूस के अलावा अमेरिका और यूक्रेन भी डॉल्फिन को प्रशिक्षित करते हैं। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन भी इन मछलियों को ट्रेनिंग देता था। 2012 में यूक्रेन ने डॉल्फिन की ट्रेनिंग के प्रोग्राम को बंद कर दिया। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन की डॉल्फिन भी रूस के हाथ लग गई थी। इस दौरान यूक्रेन ने कई बार अपनी डॉल्फिन्स को वापस मांगा, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई और अब एक बार फिर पुतिन की ये डॉल्फिन वाली जलसेना सुर्खियों में है।